जो मेरी लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम था वो था यूनिफॉर्म फोर्सेस में रहकर देश की सेवा करना। सर ये वाला ड्रीम और इस पोस्ट ने मुझे ये ड्रीम अकॉम्प्लिश करा दिया है और मैं इसी पोस्ट में रहकर आगे जाकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो देश की सेवा करने के बारे में आपने उसी समय सोच लिया? जी सर। कैसे सोचा कि देश की सेवा में जाना है? आप किसी को वर्दी में देखते हो, कैसा लगता है आपको? सर वो होता है ना सर, जब देखते हैं तो इनर रिफ्लेक्शन दिखता है सर, तो उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत रेस्पेक्टेड ये प्रोफेशन है। तो सर मैं भी उस वर्दी में आऊँ और अपने देश की सेवा करूँ। इंटरव्यू के लिए एक राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो मुझे करियर क्वेस्ट में मिली। जो भी 8 to 10 क्लासेस इवन उसमें जो सिखाया गया कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं इंटरव्यू में जो हम नहीं फॉलो करके जाते और वहाँ पे फिर गलतियाँ होती हैं, तो वो सीखने को मिला। और उसी के साथ जब वो 2 मॉक टेस्ट करियर क्वेस्ट ने मुझे दिए और उसमें मुझे फीडबैक मिला, और वो फीडबैक उन फ्लॉज को ना दोहराना और उस पर फोकस करना, ये सब चीज़ जब मैंने सब चीज़ होलिस्टिकली फॉलो करी तो सर इंटरव्यू में मुझे 104 मार्क्स मिले। आपको 2 फायदे बताइए जो इस क्लासेस से हो गई है। क्लासेस कहने से अच्छा कि हम गाइडेंस प्रोग्राम से हुई, क्या लगता है आपको 2 फायदे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सर जो भी मैथ्स होते हैं वो क्लियर हो गए। हाँ। सेकेंडली सर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटरेक्शन में। आज हम मिलने वाले हैं विभोर सिंह से, और विभोर ने अभी हाल में असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में अच्छी सफलता हासिल की है। यूपीएससी द्वारा ये एग्जामिनेशन लिया जाता है और उसमें हमारे जो सीएपीएफ है, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ऐसे फोर्सेस में ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन होता है, और विभोर का सिलेक्शन अभी हाल में हो चुका है। तो पहले उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम है विभोर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी सर। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, उन्हें क्या वहाँ पर दिक्कतें आई ये सब करते हुए, और उनकी जो जर्नी है वो कैसी रही। तो मुझे लगता है कि आज हम उनसे कुछ सीखेंगे और उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, और उनके द्वारा जो बताए गए टिप्स है, उनके द्वारा जो बताए गए उनके अपने एक्सपीरियंसेस है, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे, ऐसा हमें लगता है। तो करियर क्वेस्ट के माध्यम से हम ये आपके सामने ला रहे हैं, और विभोर करियर क्वेस्ट के ही स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू ट्रेनिंग यहाँ से किया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कैसी रही उनकी जर्नी और कैसा रहा उनका सक्सेस प्लान। सो विभोर, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ सर, थैंक यू। रिजल्ट के बाद आपको कैसे लग रहा है? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी फैमिली को बहुत खुशी है, मेरे फ्रेंड्स को बहुत खुशी है सर, थैंक यू। आपने ग्रेजुएशन कब किया था? सर मैंने ग्रेजुएशन 2020 में किया था। हाँ, तो उसके बाद आपकी तैयारी शुरुआत की आपने? सर फोर्सेस में जाने के लिए मेरा ये चाइल्डहुड ड्रीम था सर। तो सर उसके लिए मैंने एनडीए से स्टार्टिंग कर दी थी। एनडीए मैंने 3 टाइम्स दिया था, फिर उसके बाद मैंने सीडीएस, एफकेट, आईनेट और बहुत सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस दिए, और उसके साथ ही साथ सर मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के भी एग्ज़ाम देता था। सर इट टुक मी 11 years to accomplish this dream, to be in the uniform। अच्छा, मतलब आपने 10th के बाद ही इसके बारे में सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा? जी सर। तो देश की सेवा करने के बारे में आपने उसी समय सोच लिया? जी सर। तो ये कैसे सोच आई, मतलब कैसे सोचा कि देश की सेवा में जाना है? सर जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं वो यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना चाहते थे, तो जब वो प्रिपेयर करते थे तो मैं उनको देखता था। उसके तब मैं उनसे सीखता था कि क्या क्या हैं फोर्सेस, कैसे कैसे काम करती हैं। तो सर धीरे धीरे मेरे अंदर भी वो इंटरेस्ट डेवलप होता रहा, और सर यही एक फाउंडेशन था सर मेरी प्रिपरेशन के लिए। ओके जी। तो आपने 10वीं के बाद ही सोचा था, तो उससे लिए आपने पहले से कुछ किया था, मतलब एनसीसी वगैरह आपने स्कूल में किया था, कॉलेज में किया था? नहीं सर, मेरे स्कूल में एनसीसी नहीं था। अच्छा। बट सर वो जज्बा, वो एग्जामिनेशन निकालने की जो तैयारी थी, एक रोल मॉडल सामने था आपके? जी सर। ओके। तो आपने जब ग्रेजुएशन किया, आपने पावर इंजीनियरिंग किया है, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपने इंजीनियरिंग किया है सर। तो बीटेक करने के बाद जनरली होता है कि हम कहीं पर जॉब करें, प्राइवेट सेक्टर में जाए, अच्छी सैलरी की जॉब करें। तो वो आपने नहीं सोचा, मतलब प्लेसमेंट वगैरह नहीं बैठे थे? सर मैं प्लेसमेंट पे नहीं बैठा था सर, मेरे लिए इंजीनियरिंग एक ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, प्लान बी था वो? यस सर। सर यूनिफॉर्म फोर्सेस हमेशा मेरे लिए प्लान ए रहा है,
और सर इसी वजह से मैंने प्रिपरेशन में अपना पूरा फोकस इन एग्जामिनेशंस को दिया और सर फाइनली मुझे सक्सेस मिली है। आप किसी को वर्दी में देखते हो, कैसा लगता है आपको? सर वो होता है ना सर, जब देखते हैं तो इनर रिफ्लेक्शन दिखता है सर, तो उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत रेस्पेक्टेड ये प्रोफेशन है। तो सर मैं भी उस वर्दी में आऊँ और अपने देश की सेवा करूँ। अब आपका सपना पूरा हो गया है, ये मतलब आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, अब आप ट्रेनिंग में जाएंगे। जी सर। तो क्या सोचा है, मतलब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे करियर करेंगे? सर मैं अपनी ट्रेनिंग में अब पूरा ध्यान अपने फिजिकल फिटनेस और ट्रेनिंग बड़ा अच्छा पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं उससे। जी सर। तो आपने बातचीत की होगी अभी तक, जो आपके फ्रेंड्स रहे हैं, सेलेक्ट हुए या सीनियर रहे, जी सर। तो क्या उन्होंने बताया आपको ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के बारे में? सर ट्रेनिंग बहुत जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि फिज़िकल फिटनेस, वेपन ट्रेनिंग और भी तरीके की जैसे कि लॉज की एक नॉलेज वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सर्विसेज के लिए काम करना है। तो सर वो सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान करते हुए, फोकस करते हुए एक अच्छी तैयारी करनी है ट्रेनिंग के दौरान, पूरा फोकस। काफ़ी रिगरस होती है ट्रेनिंग। जी सर। ओके। और लेकिन एक फ़ायदा है इस ट्रेनिंग का कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होता है, एक कैंडिडेट का पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। जी वो इससे होता है, ये एक अच्छी बात है। मतलब आपको, मुझे लगता है कि असिस्टेंट कमांडेंट के लाइफ में, जॉब में, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जॉब करते करते आपको फिटनेस, नए स्किल्स आपको मिलते हैं। जी सर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे सुनने वाले हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि असिस्टेंट कमांडेंट एक बहुत ही अच्छा करियर है, जिसमें हमें जॉब के साथ जो पर्क्स है, बाकी फैसिलिटीज़ है, अधिकार है, उसके साथ में एक अच्छी लाइफस्टाइल हमें मिलती है। जी तो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट। यस सर, डेफिनेटली सर। अच्छा, जब आपका ये सक्सेस मिला आपको, जैसे आपने कहा कि 11 साल जो आपने सोचा था वो मिला, तो क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की, क्या रिएक्शंस थे? सर मैंने 2024 वाला भी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया था। तो सर उसकी फ़िज़िकल की डेट्स आनी थी, तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था फ़िज़िकल के लिए। तो सर मैं ग्राउंड में ही था जब रिज़ल्ट आया। तो सर मेरे जो टीम मेट्स, जो रनिंग मेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सारे उधर ही थे। हाँ। तो सर वो लोग बहुत खुश हुए। पहले किसने बताया आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया है? सर मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं उन्होंने बताया सर। अरे कॉल जो प्रेरणा रहे हैं वो तो नहीं बताया? जी सर, उन्होंने कॉल करके बताया कि रिज़ल्ट आ गया है, चेक कर लो। उन्होंने पहले ही देख लिया था सर। हाँ। और फिर जब मैंने चेक किया, फिर सर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और सर फिर फैमिली के साथ सेलिब्रेशन किया। ओके। अच्छा, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है, पेशेंस रखने होते हैं जो आपने रखे, क्योंकि ग्रेजुएशन आपने 2020 में किया। यस सर। और सक्सेस आपको 2024 में मिला। यस सर। तो ये जो 4 साल है वो आसान नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रेशर होते हैं, टेंशन होते हैं, रिजल्ट का प्रेशर होता है। तो आपने कैसे किया, मैनेज कैसे किया? क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे सुनने वाले कैंडिडेट्स हैं, जी सर। उनके सामने भी ये एक समस्या होती है, क्योंकि जब तक वो सक्सेस नहीं मिलता है तब तक एक प्रेशर होता है, दुनिया का होता है, फैमिली का होता है, पड़ोस का होता है। तो उसे आपने कैसे हैंडल किया? सर जो सेटबैक्स होते हैं वो सर मैं उनको सेटबैक्स कभी नहीं ट्रीट करता, उनको मैं अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स बोलता हूँ सर। वो हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया चीज़ सिखाते हैं। उस चीज़ को सीखने के बाद और उसी फ्लॉस को दूर करने के बाद हमें सक्सेस मिलती है। ये सर मैंने सीखा इससे। और सर मैं अपने जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं और जो अभी फ़िलहाल में भी एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ, जो गलतियाँ मैंने की वो ना दोहराएं और उनको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले। जैसे कौन सी गलती आप बता? सर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वो आप जल्दी से जल्दी करें। सर मल्टीपल रिविजन्स, मॉक टेस्ट और कंसिस्टेंसी, ये सर बहुत ज़रूरी है। और सर राइट गाइडेंस, जैसे कि सर इंटरव्यू के लिए एक राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो मुझे करियर क्वेस्ट में मिली। जो भी 8 to 9, 8 to 10 क्लासेस इवन, उसमें जो सिखाया गया कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं इंटरव्यू में जो हम नहीं फॉलो करके जाते और वहाँ पे फिर गलतियाँ होती हैं, तो वो सीखने को मिला। और उसी के साथ जब वो 2 मॉक टेस्ट करियर क्वेस्ट ने मुझे दिए,
और उसमें मुझे फीडबैक मिला, और वो फीडबैक उन फ्लॉस को ना दोहराना और उस पर फोकस करना, ये सब चीज़ जब मैंने सब चीज़ होलिस्टिकली फॉलो करी तो सर इंटरव्यू में मुझे 104 मार्क्स मिले। ये अच्छा स्कोर है, 100+ कोई भी स्कोर अच्छा है। जी सर। और अपना प्रीवियस स्कोर भूलकर, पेपर 1 पेपर 2 का स्कोर भूलकर सिर्फ इंटरव्यू पर फोकस करना, वो मुझे करियर क्वेस्ट ने सिखाया। मुझे लगता है कि ये जो एग्ज़ाम प्रोसेस है कि जिसमें आप प्रीलिम्स दे रहे होते हैं, मेंस दे रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आप फिजिकल के ऊपर ये करते हैं और फिर इंटरव्यू करते हैं, तो काफ़ी लेंदी है प्रोसेस सर। और मुझे लगता है कि जो एग्जामिनेशन आपके सामने है, रिटन एग्जाम है तो आप पूरा रिटन पर फोकस कर रहे हैं सर, फिजिकल है तो पूरा ध्यान से आप फिजिकल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये कंपटीशन वाला फीलिंग आपके अंदर वो डेवलप हो गया। यस सर। और सर यही जैसा कि मैंने मेंशन किया, जब सर मैं करियर क्वेस्ट में गया था तब मुझे फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपने बताया था कि जो फोकस होना चाहिए वो अब सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे होना चाहिए, ना कि हम पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स को लेके चिंतित रहें। तो ये चीज़ जो रही है वो उसमें मुझे बहुत हेल्प करी है कि मैं 100+ मार्क्स लेकर आया और सर फाइनली मुझे सक्सेस मिली। अच्छा, ये विभोर आपने जो बात बताई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ का लेसन है कि जो हमारे हाथ में है हम उस पर फोकस करें। यस सर। ना कि हम अपने पास्ट में के बारे में सोचें या फ्यूचर के बारे में सोचें। यस। क्योंकि हम उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यस। तो मुझे लगता है आपने एक अच्छा पॉइंट बताया है कि जो कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके हाथ में जो एग्जामिनेशन है, उन्होंने पहले एग्जाम में क्या किया है यस सर। और कितना स्कोर रहा है उनका, उसके बारे में नहीं सोचे, क्योंकि उससे टेंशन क्रिएट होता है। यस सर। कहीं ना कहीं उससे दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं सक्सेस और फेल्यूर के। ये उससे हम लेसन्स ले सकते हैं। हाँ, और हम प्रेजेंट में रह के अपना प्रेजेंट सुधार कर उन लेसन्स को, उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ना दोहरा कर हम सर प्रेजेंट में रह के अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअल में जैसे देखिए कि सक्सेसफुल होने के बाद की दुनिया और सक्सेसफुल होने से पहले की दुनिया, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो उसके बारे में कुछ कहिए कि पहले क्या लगता था माइंडसेट और दुनिया का रिएक्शंस, और अभी पास होने के बाद के दोनों में क्या फ़र्क दिखता है आपको? सर सक्सेस ना हो, जब सक्सेस नहीं मिली थी, तैयारी चल रही थी, जब तैयारी सर प्रिपरेशन चल रही थी, तब मेरा जो फोकस रहता था वो वीकली और मंथली गोल्स पे रहता था, जो कि प्रिपरेशन पे मुझे फुलफ़िल करना है और सक्सेस के लिए जाना है। और सर सक्सेस के बाद वही जो फोकस है वो मेरा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जुड़ गया है। अच्छा, ओके। तो सर जो प्रिपरेशन का जो रहता है वो चीज़ें कंटिन्यू ही हैं, बट अब फिज़िकल फिटनेस पे मेरा फोकस। अच्छा, ऐसे लगता है कि एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसे लगता है कि पहले जो लोगों का बातचीत करने का तरीका था या देखने का, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि जब 3-4 साल लग जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारा होगा कि नहीं सिलेक्शन। जी सर। कभी कभी घर के लोगों को लगता है कि इसका होगा कि नहीं सिलेक्शन। जी सर। तो ये जो एक टेंशन होता है उसे कैसे आप देखते हो, मतलब कैसे आपने महसूस किया? सर फैमिली की तरफ से तो कभी नहीं आया, कोई भी डाउट नहीं आया, और वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। सर मेरी फैमिली ने मुझे मतलब पूरा सपोर्ट किया फ्रॉम डे 1 टू 11th ईयर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं पॉइंट सभी को ये करना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली का सपोर्ट इससे बड़ा फैक्टर नहीं है। ऐसा जो सपोर्ट आपको मिला है, मुझे लगता है सी यू आर लकी है, और आपके फैमिली मेम्बर्स इसके लिए मतलब उन्हें क्रेडिट देना चाहिए इस बात का। डेफिनेटली सर। क्योंकि एक कोई सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे एक टीचर या एक व्यक्ति नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। यस। फैमिली मेम्बर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो सभी का ही रोल होता है। यस। जैसा आपने बताया कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस सो आई थिंक हमें हर एक चीज़ की वो कीमत करनी चाहिए, यस वैल्यू करनी चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल है। यस। तो जब भी ऐसा कोई डाउन फीलिंग आता है तो मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि मेरे पास क्या है। यस सर। जैसे कि मेरे पास फैमिली का सपोर्ट है, मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, मेरे पास गाइडेंस अवेलेबल है। तो अगर हम इस बातों के बारे में सोचेंगे कि मेरे पास क्या है, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है उससे। सर अगर हमने क्या नहीं है पर फोकस किया तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हिलने लगता है, डगमगा जाता है, और मुझे लगता है कि कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जैसे कि आपने मेंशन किया कि हमेशा पॉजिटिव रहना प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर पॉजिटिविटी उससे ही आती है कि क्या हमारे पास है और क्या हम उसको सुधार सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सर नेगेटिविटी पर फोकस करने से फिर प्रिपरेशन में भी हिंड्रेंस आती है।
मुझे ऐसी कोई 2 बातें बताइए जो रिटन एग्जामिनेशन में जाने वाले कैंडिडेट्स को याद रखनी चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? सर कंसिस्टेंसी, हाँ सर, प्रैक्टिस। यस सर। सर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट थिंग दैट अ कैंडिडेट शुड ऑलवेज हैव व्हाइल प्रिपरेशन। यार अनिल विभोर बहुत अच्छा बताया, क्योंकि कंसिस्टेंसी और जो प्रैक्टिस है सर और ये पॉजिटिव अप्रोच रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो फील्ड है वो काफ़ी अनसर्टन है। यस सर। और उसमें अगर ये कंसिस्टेंसी होगी, प्रैक्टिस होगी, मेहनत होगी और पॉजिटिव अप्रोच होगा, तो कोई भी कैंडिडेट इसमें अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है। सर अच्छा, एक ये है कि पहले से जो कैंडिडेट होशियार है, बहुत ही अच्छे मार्क्स उसके 10-12 में आए, वही आगे जा सकता है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। आप क्या कहना चाहते हो? सर अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ मिथ सर। हाँ सर जो बच्चा मेहनत कर सकता है और राइट डायरेक्शन में मेहनत कर सकता है, वो कोई भी बच्चा ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है और सर यूनिफॉर्म पा सकता है। मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों के लिए नहीं है, होशियार लोगों के लिए, Yes. मेहनती के लिए है। जो सही डायरेक्शन में मेहनत करके जा रहा है वो निश्चित तौर पे इसमें सफलता पा सकता है। यस सर। ओके। अच्छा, आपका जो यूपीएससी का इंटरव्यू के बारे में एक बहुत ज़्यादा होता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू कैसे होगा, उसमें क्या होगा, कितना टेंशन होगा, और फिर फिल्मों में देखते हैं यूपीएससी के कुछ इंटरव्यूज़, यस तो वहाँ से भी एक इमेज बनता है माइंड में। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? आपने इंटरव्यू की तैयारी क्या की थी, सर। और फिर आपने यूपीएससी में जाने के बाद उसे कैसे एक्सपीरियंस किया, मतलब क्या रहा वो? सर जो मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में हुआ था। हाँ, तो सर एक ये 2024। 24 सर। और एक सर एक मिथ है, एक जो फैला हुआ है इंडिया में या फिर कहीं पे भी, हाँ कि सर जो बोर्ड आपको अलॉट होता है, वो आपको कुछ बोर्ड्स होते हैं वो आपको कम नंबर देते हैं, कुछ बोर्ड्स होते हैं वो आपको ज़्यादा नंबर देते हैं। हाँ, पर सर ये एक बहुत बड़ा मिथ है। उसे हम फेक न्यूज़ कहेंगे। फेक न्यूज़ कहेंगे सर, डेफिनेटली। हाँ तो सर करियर क्वेस्ट में जो फर्स्ट क्लास हुई थी हाँ उसमें आपने मुझे बताया था और हम सब स्टूडेंट्स को बताया था कि ये जो ट्रैप होता है, जो बच्चे बाहर आकर ये बोलते हैं कि ये बोर्ड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बोर्ड है, ये मार्क्स कम देता है, उसमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है। वो माइंडसेट नहीं था। वो माइंडसेट नहीं रहना है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहो। और सर जो मेरा बोर्ड था उसके रूमर्स ये फैले हुए थे कि ये वाला बोर्ड मार्क्स बहुत कम देता है। हाँ, बट सर फॉर्चुनेटली मुझे 104 मार्क्स मिले और ये बहुत अच्छा स्कोर है। मुझे लगता है यूपीएससी की खासियत ये होती है कि वो अनबायस्ड होते हैं जी सर। और कैंडिडेट को सपोर्ट करने वाले होते हैं, मतलब कैंडिडेट को मोटिवेट करते हैं कि वो बात करे, बोले, बताए। तो ये अप्रोच यूपीएससी का अच्छा अप्रोच है। ये बिल्कुल सही बात है सर। जो यूपीएससी का जो बोर्ड होता है वो बहुत कॉर्डियल होता है सर। हाँ वो बहुत एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स बैठे होते हैं वहाँ पे। हाँ। और वो हमें जानने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चंस के द्वारा, और उनका कुछ भी ऐसा माइंडसेट नहीं होता कि इस बच्चे को हमें कम नंबर देने हैं या फिर ट्रैप करना है, ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं होता सर। जब भी हम इंटरव्यू देकर बाहर आते हैं तो हमारा यही रहता है कि हम लोग इन एक्सपीरियंस मेंबर्स से बात करके आए हैं। हाँ, अच्छा फीलिंग होता है। और अच्छा फीलिंग होता है सर। तो सर मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया था। अच्छा, देखिए, एक उसके लिए तैयारी करना, जैसे हम कोई भी कंपटीशन होता है तो कंपटीशन की तैयारी करना होता है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हो तब भी हम तैयारी करके जाते हैं। यस सर। जैसे वर्ल्ड कप का अगर मैच है, टूर्नामेंट होने वाला है, तो हमारी टीम को एक 10 दिन का एक रिफ्रेशर कोर्स का हो या एक ट्रेनिंग कैंप किया जाता है सर। तो उन्हें वो क्रिकेट सिखाने के लिए नहीं होता है। यस सर। उनका उस टूर्नामेंट के लिए माइंडसेट तैयार करने के लिए होता है। यस सर। तो उस दिशा में आपकी इंटरव्यू की क्लासेस कुछ हेल्पफुल रही, आपको लगता है? यस सर। सर जो करियर क्वेस्ट में जो क्लासेस होती है वो सर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होती हैं। हर तरीके के जो एस्पेक्ट्स होते हैं इंटरव्यू में उसके तरीके से प्रिपरेशन कराना किसी बच्चे से, वो उस वाले एंगल से सर करियर क्वेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प की। आपको 2 फायदे बताइए जो इस क्लासेस से हो गई, या क्लासेस कहने से अच्छा कि हम गाइडेंस प्रोग्राम से हुई। क्या लगता है आपको 2 फायदे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सर जो भी मैथ्स होते हैं वो क्लियर हो जाए। क्लियर हो गए। हाँ, सेकेंडली सर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। राइट। सर ये 2 पॉइंट्स थे जो लेसन्स थे जो सर मुझे क्लासेस से मिले।
मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम खुद को जानें यस सर। और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें और फिर इंटरव्यू बोर्ड के सामने चले जाए, तो मुझे लगता है कि अपना बेस्ट दे सकते हैं। यस सर। ओके राइट। ओके, तो आपके थोड़ा सा ये जानते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड ने आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे। सर जैसे ही मैंने एंटर किया, जो चेयरपर्सन थे सर, उन्होंने मेरा कॉलेज के बारे में पूछा, और सर उन्होंने फिर फर्स्ट मेंबर पर शिफ्ट कर दिए क्वेश्चंस। सर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में 4 पैनल मेंबर्स होते हैं, और जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था उसमें 5 होते हैं। तो सर जो फर्स्ट मेंबर थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। तो वो वाले जो क्वेश्चन थे सर, वो करंट ओरिएंटेड थे। अच्छा। करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। और सर उन्होंने जो क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो पूछे जिसमें जो एक ऑर्डिनरी या फिर एक जो एस्पिरेंट होता है वो आंसर नहीं दे सकता। अच्छा। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि सर आंसर कभी, मतलब जो नॉर्मल कैंडिडेट होता है उसको नहीं आता होगा। तो उसमें जो करियर क्वेश्चन में मैंने सीखा था कि कभी भी ब्लफ नहीं करना। हाँ, अगर सच्चाई बतानी है, जो आप हो वही रखना है वहाँ पे। तो सर वहाँ पे मैंने वो वाले क्वेश्चन को इतने अच्छे से हैंडल किया कि ये भी एक आंसर होता है कि सर आई डोंट नो करेंटली, बट आई विल श्योरली रीड इट लेटर। हाँ, मतलब ये एक सही रिस्पॉन्स की तरह। ये एक सही रिस्पॉन्स है सर। हाँ। और सर मुझसे उन्होंने ये भी पूछा कि आप जैसे कि आपने सर क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका जो इंजीनियरिंग है बहुत यूनिक है। हाँ, पावर इंजीनियरिंग, और उसके बाद भी आप यूनिफॉर्म सर्विसेज में आना चाहते हैं। तो सर मैंने बोला था कि सर ये मेरा पैशन है। तो उन्होंने पूछा कि पैशन कहाँ से आया। तो मैंने बताया सर कि मेरे जो बड़े भाई थे, अच्छा, मतलब जो अभी हम डिस्कस किया तो वही ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था महामारी। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो आप फर्स्ट, मतलब आप जब आपकी फैमिली में कोई आर्म फोर्सेस में नहीं है तो आप फिर क्यों आना चाहते हैं। तो सर मेरा रिस्पॉन्स एक ऐसा था कि सर आई विल बी द फर्स्ट वन टू बी इन द यूनिफॉर्म फोर्सेस। तो सर उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा स्ट्रेंज था। और वो दूसरे मेंबर्स को भी देखने लग गए थे। तो सर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। अच्छा। बट सर आई केप्ट माई स्माइल, और उन्होंने बोला चलो इतना कॉन्फिडेंस लेके आए हो, देखते हैं आगे। आपका स्माइल भी अच्छा है, उन्हें भी अच्छा लगा होगा आपका स्माइल। थैंक यू सर। तो उन्होंने सर ये बोला कि अभी हम ये कॉन्फिडेंस आप इतना अच्छा लेके आए हैं, तो अभी देखते हैं आगे। अच्छा, जो चेयरमैन ने आपसे पूछा, आपकी इंस्टीट्यूट है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यस सर। जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। क्या पूछा था उन्होंने उसके बारे में? सर उन्होंने पूछा था कि ये वाले जो कॉलेज है, हाँ, ये कितने कॉलेजेस हैं और ये किसके अंडर आता है। अच्छा, ओके। तो ये वाला एक क्वेश्चन था। तो चेयरमैन ने फिर यही दो बातें की थी सर। और फिर उन्होंने फिर फर्स्ट मेंबर को क्वेश्चंस पूछने के लिए मौके दिए थे। ओके। कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि जो अनएक्सपेक्टेड था, टोटली आपने सोचा ही नहीं था कि ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई था? यस सर फर्स्ट पर्सन ने जो पूछा था, जो फर्स्ट मेंबर थे, उन्होंने पूछा था कि ऑरेंज रेवोल्यूशन क्या है। तो सर ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता था। तो सर मैंने उनको क्लियरली बता दिया था ऑनेस्टली कि सर मुझे अभी नहीं आता, पर मैं इसके बारे में ज़रूर रीड करूँगा। तो सर एक यूक्रेनियन रेवोल्यूशन था जो पुराना है थोड़ा सा, मतलब ये रिसेंट में नहीं है। यस सर। हाँ। तो सर ये वाला थोड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन था। ओके। अच्छा, आपको ऐसा कोई लगा कि मतलब परेशान हो गए थे इंटरव्यू में, जैसे कि डर लगा था, ऐसा कुछ हुआ था? सर डर तो नहीं लगा सर। वेरी गुड सर, क्योंकि अंदर जाते हुए थोड़ा सा लगा होगा, लेकिन फिर उसके बाद सर अंदर जाते हुए भी नहीं लगा था, क्योंकि सर मल्टीपल SSB दिए थे मैंने आर्म फोर्सेस। यस सर। और सर करियर क्वेस्ट में जब मैं गया था, उनकी क्लासेस में इतना ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुका था। हाँ, मतलब प्रिपरेशंस हो चुके हैं। यस सर। तो फिर ऐसा था कि सर अगर नहीं आता होगा तो हम क्लियरली मना कर सकते हैं। SSB में आप कहाँ तक पहुँचे थे? सर मैं मल्टीपल टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। और सर स्क्रीन आउट भी, मतलब एक सर मैंने 8 दिए हैं, उसमें 2 में 3 टाइम्स में स्क्रीन आउट हुआ और रेस्ट ऑफ द टाइम्स में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। अच्छा, कॉन्फ्रेंस आउट होना ये अपने आप में थोड़ा दुख वाला होता है,
क्योंकि हम काफ़ी नज़दीक जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आना होता है सर तो उसमें क्या आपको क्या लगता है कि वो आपका कॉन्फ्रेंस का वहाँ का एक्सपीरियंस और यूपीएससी का एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि बीच में ट्रेनिंग का पार्ट है या अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, तो क्या डिफरेंस कुछ आप देखते हो इसे? सर जो एसएसबी होता है उसमें एक ही इंटरव्यू नहीं होता, उसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसमें स्क्रीनिंग होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जीटीओ टेस्ट होता है। तो वो उनका जो असेसमेंट का जो तरीका होता है वो काफ़ी वाइड है। वाइड। और सर यूपीएससी में जो आपका एक फॉर्म भरा जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डीएफ। डैफ जिसको बोलते हैं सर, और उसी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो अराउंड 20 to 25 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। तो सर ये एक डिफरेंस था। और सर जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें एक मेंबर होते हैं, और जो यूपीएससी का जो इंटरव्यू था उसमें 4 मेंबर्स होते हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंस है। ओके। अच्छा, और कुछ आप बताना चाहते हैं जो कैंडिडेट्स हमारे हैं उनके लिए कि तैयारी में किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या करें क्या नहीं करें? आपने बता दिया कुछ पॉइंट्स। यस सर। फिजिकल के लिए स्पेशली आप कुछ कहना चाहते हो फिजिकल टेस्ट के? सर जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए। तो सर मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ खासकर। तो सर जिम, रनिंग, हाँ। फुटबॉल, क्रिकेट, तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सर हमेशा मेरा एक शेड्यूल का पार्ट रही है। हाँ, तो सर अकॉर्डिंग टू मी कोई भी बच्चा पूरे दिन नहीं पढ़ सकता सही बात। सर। 7 to 8 hours is enough for any examination to crack। उतना ही फोकस हो पाता है। यस सर। और सर उसमें आप 1.5 या 2 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को दे सकते हैं, और बाकी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो सर ये एक मैराथन है मेरे ख्याल से, एक मैराथन है, और ये एक स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर 200 मीटर की। तो सर मैराथन में अब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना, और अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना, बैलेंस अप्रोच रखें। ये बैलेंस अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। तो ये मैं सजेशन देना चाहूँगा सर। ओके। बहुत बार क्या होता है कि जब हम इस तैयारी के में तैयारी में होते, तैयारी कर रहे होते, तो कोई ऐसा एक मोटिवेशन का पॉइंट होता है हमारे दिमाग में होता है। तो आपके लिए ऐसे क्या क्या मोटिवेशन थे? जैसे किसी के लिए मुझे एक कैंडिडेट ने बताया कि उसके लिए सरफरोश जैसी फिल्म मोटिवेशन थी सर किसी के लिए कोई ऐसा कोई कोट था गांधी जी का जो उसके लिए मोटिवेशन था। तो आपके लिए ऐसा कोई था मोटिवेशन इंस्टेंट? क्योंकि बहुत बार तैयारी के दौरान डाउन फीलिंग आता है, हमें लगता है कि होगा कि नहीं होगा। सर तो आपका क्या मोटिवेशन था? सर मेरा जो अप्रोच है और मेरा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सर। मैं डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन रखता हूँ। ओके। अगर मैं डीमोटिवेटेड भी होता हूँ तो मैं डिसिप्लिन ही फॉलो करता हूँ, अपना शेड्यूल फॉलो करता हूँ। अगर मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का तभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ चेंजेस ले आता हूँ। जैसे कि अगर थ्योरी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। पर वो वाला जो शेड्यूल है वो 7 to 8 आवर्स हमेशा मेरा रहा है। और मैं अगर थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो रहा है तो हम मूवीज़ देख सकते हैं, पॉडकास्ट। हॉबी क्या है? सर मेरा जो हॉबी है वो जैसे कि सर मैंने मेंशन किया है, रनिंग, जिमिंग और वर्किंग आउट्स। हाँ। सर यही मेरा हॉबी है। और जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है, जब डिनर हो रहा होता है, ब्रेकफास्ट हो रहा होता है, उसमें कुछ मूवीज़ वगैरह भी देख ली जाती है। अच्छा, ये जो हॉबी है आपकी रनिंग, जिमिंग और वर्किंग आउट, इसके बारे में कुछ यूपीएससी में बात हुई थी? बोर्ड मेंबर्स ने कुछ पूछा था आपसे? सर मेंबर 2 पे जब क्वेश्चंस आए थे तो उन्होंने पूछा कि जो आपका आपने कभी मैराथन भागी है? तो सर मैंने बोला कि सर अभी तक तो नहीं भागी, मैं बैलेंस्ड अप्रोच रखता हूँ। मैराथन के लिए एक स्पेशल जो अप्रोच होती है वो ज़रूरी होती है, उसकी प्रैक्टिस भी अलग होती है। तो मैं अराउंड 5 to 10 किलोमीटर्स की रनिंग करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करता था। तो सर उन्होंने पूछा कि तो फिर मैराथन भागोगे? तो सर मैंने सर जो वहाँ पे सिंपल आंसर ये दिया कि सर मैं ज़रूर भागूंगा जैसे ही मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अच्छा। मैं तब से ही प्रैक्टिस मैराथन की स्टार्ट कर दूंगा, और सर मैं इवन सर्विसेज के लिए भी मैराथन भागूंगा। अगर दिमाग में आपने सोच ही लिया था कि मुझे सिलेक्ट होना ही है, मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा? यस सर। उन्होंने
उनका जो रिस्पॉन्स था वो भी यही था कि ये बच्चा तो प्रसाद चढ़ा के आया है क्योंकि ये क्या सच में प्रसाद चढ़ा के आए थे? हाँ जी सर। सर वो उन्होंने बोला, पैनल जो मेंबर थे, थर्ड मेंबर था, तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा तो प्रसाद चढ़ा के आया है, ये सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो तो ये जो प्रसाद चढ़ाना है इसका मतलब ये है कि माइंड सेट तैयार करना, यस सर। उसको हम कहेंगे कि अगर हमारे दिमाग में है तो सच्चाई में भी वही चीज़ होगी। जी सर। ओके, तो आपका जो ओवरऑल, जैसे आपने स्पोर्ट्स कैप्टन भी थे आप अपने स्कूल में या कॉलेज में थे आप? सर दोनों में। अच्छा, दोनों में थे। तो आपके कैप्टनशिप का स्टाइल क्या है, मतलब, और कौन सा स्पोर्ट्स में आप कैप्टन थे? सर स्पोर्ट्स कैप्टन। अच्छा, वो एक पद ही है वो। सर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। ओके ओके। तो और सर मैं अपनी फुटबॉल टीम में भी कैप्टनशिप कर रखी है। हाँ। और सर कॉलेज टाइम पे भी जो स्पोर्ट्स। आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है? सर मैनुअल नॉयर थे। हाँ। वो अभी भी हैं सर, वो जर्मनी के गोलकीपर हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक गोलकीपर हूँ सर। और सर सुनीत छेत्री, आर लेजेंड, सर वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके बाद भी आपका कोई एम है, मतलब आप कुछ और भी आगे करना चाहते हैं, या असिस्टेंट कमांडेंट में आप अच्छा आगे करियर करेंगे? सर जो मेरी लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम था वो था यूनिफॉर्म फोर्सेस में रहकर देश की सेवा करना। सर ये वाला ड्रीम और इस पोस्ट ने मुझे ये ड्रीम अकॉम्प्लिश करा दिया है, और मैं इसी पोस्ट में रहकर आगे जाकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो हम कहेंगे कि आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है कि जिसमें आप अपने लाइफ आगे बिताने के बारे में आपने मिल गया आपका प्लान। यस सर। ओके, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया है, यस जिसमें आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो तय हो गई है। जी सर। ओके, सो इसी नोट पे हम आज की बातचीत ख़त्म करते हैं। थैंक यू सर। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। और हमारे एक जो कैंडिडेट्स है उनकी तरफ से भी। थैंक यू। और आप एक अच्छा असिस्टेंट कमांडेंट बने, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है देश के लिए। क्योंकि अगर लोगों के मन में सुरक्षितता की भावना होगी तभी देश विकसित होगा, और तभी एक अच्छी लाइफ हम लोगों को दे सकते हैं। जी सर, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, आज आपने यहाँ पर आए और ये बातचीत हुई। मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे गाइडेंस आपको मिला होगा, कुछ आपके जो टेंशन्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छा करिए, और एक अच्छा करियर का रास्ता वहाँ पर आपके सामने खुला है। सो सी यू अगेन, अगली मुलाकात में मिलते हैं।